हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। फ्रेंड्स, आज हम वर्ण विचार के टॉपिक को देखेंगे जो सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं हिंदी में वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला सबसे पहले जानते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो है अन्य प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा जो वर्णों की संख्या बताई है वो 52 बताई है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला मतलब जो पहले से निश्चित हो और निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का जो समूह होता है उसी को ही वर्णमाला कहते हैं। और जो वर्णमाला होता है उसका एक व्यवस्थित क्रम होता है, यानी सबसे पहले वर्ण यानी जिसको ध्वनि भी कहते हैं, उसके बाद फिर एक शब्द बनता है, फिर एक पद बनता है, पद के बाद एक वाक्य बनता है और वाक्य के बाद क्या होता है, भाषा का निर्माण होता है। यानी भाषा के निर्माण के लिए वाक्यों से होना पड़ता है, फिर वाक्यों का निर्माण पदों से होता है, फिर पदों का निर्माण एक सार्थक शब्दों से और शब्दों का निर्माण किससे होता है, तो वर्णों के सार्थक मेल से होता है। तो इस तरह से भाषा के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इसकी जो संख्या बताई है वर्णमाला की वो 52 यानी 52 बताई। किंतु जो प्रसिद्ध वैयाकरण कामता प्रसाद गुरु जी हैं उनके अनुसार जो है हिंदी वर्णमाला में जो कुल 43 यानी 43 वर्ण बताए हैं। और कुछ जो अन्य वैयाकरण हैं उन्होंने तो 58 या 59 वर्ण बताए, यानी 58 या 59 वर्ण बताए। अब देखते हैं कौन कौन से जो कुल वर्ण है यानी जो 52 वर्ण है वो कैसे मतलब अलग अलग वर्गों में है। तो जो स्वर हैं, स्वर जानते हैं कि 11 होता है। कौन कौन सा, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, औ और औ, ये स्वर कुल 11 होते हैं। अयोगवाज होता है वो अंग और अ यानी अनुस्वार और विसर्ग। और व्यंजन होता है वो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, मूल व्यंजन 33 होते हैं और उच्छित, आगत या द्विगुण जिसको तीनों का एक ही नाम है और वो उसकी संख्या जो होती है वो 2 होती है। तो अब देखते हैं कि स्वर क्या होता है। तो स्वर हम जानते हैं कि स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध से होता है, यानी कि स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं और जिसके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर या मुख विवर के खुलने के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किस तरह किया गया। तो हम देखते हैं कि जो जिह्वा के आधार पर या मुख विवर के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया वो 4 भाग में किया गया। कौन कौन से, तो समृद्ध स्वर हैं, अर्ध समृद्ध स्वर, विपरीत स्वर और अर्ध विपरीत स्वर। समृद्ध स्वर क्या है, तो समृद्ध स्वर है यानी जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच कम से कम दूरी रहने पर ध्वनि को, यानी समृद्ध स्वर जिसका बोलने पर हमें जिसका मुख जो कम खुले, समृद्ध मतलब थोड़ा सा खुले। तो समृद्ध स्वर कौन से होते हैं, तो ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये समृद्ध स्वर होते हैं। यानी जब मुख खुलता है तो उसमें हम बहुत ही कम मुख खोलते हैं, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर क्या होता है, तो जब समृद्ध स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा आधा मुख खुले, अर्ध मतलब आधा होता है, तो समृद्ध स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा मुख ज़्यादा खुले, उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। वो उसकी संख्या कौन सी होती है, तो ए और ओ ये 2 होते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर ए और ओ होता है। विपरीत स्वर देखते हैं। विपरीत स्वर क्या होता है, जब जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच अधिक दूरी, यानी विपरीत स्वर में जब जिह्वा और मुख के आधार पर जब पूरा मुख खुल जाता है, तो जब पूरा मुख खुल जाता है तो केवल एक स्वर निकलता है, वो क्या है, आ। और आगे देखते हैं कि अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर मतलब जब विपरीत की अपेक्षा जिह्वा और मुख थोड़ी सा मतलब आधा उससे खुले, यानी विपरीत की अपेक्षा थोड़ा सा कम मुख खुलता है, उसे अर्धविपरीत स्वर कहते हैं। तो अर्धविपरीत स्वर कौन से हैं, तो ए और औ और आ होता है, ये 3 होते हैं। ऐ, औ और आ ये अर्धविपरीत स्वर होते हैं। आगे देखते हैं कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब जिह्वा के आधार पर देखेंगे कि जिह्वा के आधार पर कौन कौन से स्वरों का वर्गों में बांटा गया है। तो ये 3 वर्गों में बांटा गया, एक है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य, तीसरा है पश्च स्वर। तो अग्रस्वर क्या होता है, तो जिह्वा के आगे भाग को उठाकर स्वरों का उच्चारण करना ही अग्रस्वर है। अग्रस्वर जो जिह्वा के आगे भाग से बोला जाता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। यानी कौन कौन से होते हैं, तो ई और बड़ी ई, ए और आई, ये अग्रस्वर होते हैं। मध्य स्वर क्या होता है, अ, यानी जो अ होता है केवल वो मध्य स्वर जिह्वा के मध्य भाग यानी बीच से बोला जाता है। पश्च स्वर मतलब जिह्वा का जो पिछला भाग होता है, तो पिछला भाग क्या होता है, आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ, ये पश्च स्वर होते हैं। तो अब आगे देखते हैं ओष्ठाकृति यानी ओठ के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण कैसे। तो एक होता है अवृत्तामुखी और उसी को हम अवृत्ता स्वर भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो वृत्तामुखी या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो अवृतमुखी या अवृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं, तो अ, आ, ई, ऐ। तो ये क्या होता है, अवृत्ताकार स्वर होता है। अवृत्ताकार स्वर देखते क्या होता है, ऐसे स्वर यानी जिनका उच्चारण करते समय जो होठ का आकार होता है वो गोल ना होकर ऊपर नीचे फैल जाता है। यानी जब अवृत्ताकार स्वर बोलते हैं तो उसमें जो
होठ होता है यानी लिप्स होते हैं वो गोल नहीं होते हैं बल्कि ऊपर नीचे फैल जाते हैं, तो अवृत्ताकार या अवृतमुखी स्वर होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? तो अ आ ई ऐ ये अवृत्ताकार स्वर होते हैं। अवृत्ताकार कौन से होते हैं? तो अवृत्ताकार मतलब क्या होता है? वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर भी इसको कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय जो होठ का आकार होता है वो पूरा क्या हो जाता है? गोल हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वृत्तामुखी या वृत्ताकार स्वर। और ये कौन कौन से होते हैं? तो ऊ ओ और औ, ये वृत्ताकार स्वर होते हैं। आगे देखते हैं कि उच्चारण में लगने वाले जो समय है उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो हम जानते हैं जो उच्चारण के समय जो स्वर हैं वो कौन कौन से? तो हर्ष स्वर यानी जिसको हम लघु भी कहते हैं, और एक होता है दीर्घ स्वर, उसको गुरु भी कहते हैं। तो हर्ष स्वर एक होता है प्लुत स्वर। तो जो हर्ष और दीर्घ और प्लुत ये संस्कृत में होते हैं, जो स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है कि जो संस्कृत में जो स्वर माने जाते हैं वो 3 हर्ष स्वर, दीर्घ और प्लुत। लेकिन हिंदी में पूछा जाए तो केवल 2 ही स्वर होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के बारे में जानेंगे। तो हर्ष स्वर लघु स्वर क्या होता है? तो जिसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं, यानी एक मात्रा का स्वर लगा रहता है उसे हर्ष या लघु स्वर कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? तो अ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये हर्ष या लघु स्वर होते हैं। और इसमें री को भी क्या कहते हैं? मतलब हर्ष या लघु स्वर, यानी री को भी इसमें मूल स्वर बताया गया, अ ई ऊ री। ये कितने होते हैं? तो हर्ष लघु स्वर ये 4 होते हैं, अ ई ऊ री। तो ये हर्ष और लघु स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर को गुरु यानी बड़ा जिसको बोलते हैं। और दीर्घ स्वर की जो मात्रा होती है वो द्विमात्रिक यानी 2 मात्रा इसमें लगे रहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? तो आ, बड़ी, बड़ाऊ, ऐ, आई, ओ और औ, ये कोई क्या होते हैं? तो दीर्घ या गुरु स्वर भी कहते हैं, और इन्हीं को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। आगे देखते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर हमने बताया कि ये संस्कृत में होते हैं, यानी जो वेदों में प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम। तो ओम ये क्या है? जैसे बीच में लगा रहता है ओम, ये प्लुत स्वर यानी जिसमें 3 मात्रा का स्वर लगा रहता है, ये संस्कृत में प्रयोग। इसको भी देख लेते हैं, जिसे बहुमात्रिक स्वर कहते हैं। और ये त्रिमात्रिक यानी 3 मात्रा का स्वर होता है इसमें। और आगे देखते हैं कि यह हिंदी नाटकों में प्रयुक्त होता है, और इसमें इस तरह के जो एस जैसे चिन्ह बनाए जाते हैं उसी तरह इसका प्रयोग होता है। तो आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है कि हर्ष स्वर को लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं जो दूसरा पॉइंट है कि दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना 2 स्वरों से जोड़कर होती है। कैसे? तो अ जमा अ मिलकर क्या हो जाता है? आ। छोटी और छोटी मिलकर क्या हो जाता है? तो बड़ी ई हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट है कि मात्रा के आधार पर जो स्वरों का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया? तो पाणिनि ने किया। और किसमें किया? किस ग्रंथ में? तो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में किया है। तो किसने किया? पाणिनि ने। और ये इन्होंने मात्रा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकृत किया या विभाजन किया। आगे देखते हैं उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। तो मानव द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न करने के जो विभिन्न अंग है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, ये सब 2 ध्वनियों के अंगों जैसे कंठ, ओष्ठ, तालु से विभिन्न स्वरों को उच्चारण देख लेते हैं इसको भी। तो जैसे कंठ स्वर है, कंठ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो अ और आ, ये कंठ स्वर है। तो कंठोष्ठ मतलब कंठ, और क्या होता है? ओष्ठ, यानी होठ द्वारा। और कंठ से कौन से स्वर निकलते हैं? तो ओ और औ निकलता है। आगे देख लेते हैं कि ओष्ठ से कौन से स्वर निकलते हैं? तो ओ और औ, ये ओष्ठ यानी लिप्स से निकलता है। और कंठ तालव्य स्वर क्या होता है? तो जो कंठ तालव्य से निकलते हैं ये ऐ और ऐ होता है। आगे देखते हैं तालव्य स्वर कौन से होता है? तो छोटी और बड़ी होता है। मूर्धन्य स्वर क्या होता है? तो री, या री क्या होता है? मूर्धन्य स्वर होता है। आगे देखते हैं, आगे अयोगवाह वर्ड देखते हैं। अयोगवाह वर्ड क्या होता है? तो जो योग न होने पर भी साथ है उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कौन कौन से? तो अंग और अह। अंग क्या होता है? तो हिंदी वर्णमाला में इसे अनुस्वार कहते हैं, यानी जिस पर अ पर एक बिंदी ऊपर लगा रहता है उसे अनुस्वार कहते हैं, और इसका चिन्ह ऐसे ऊपर एक बिंदी लगा रहता है। तो ये क्या होता है? अनुस्वार। अह क्या होता है? तो यह भी क्या? इसे विसर्ग कहते हैं। जो अह जिसमें 2 कोलन टाइप का लगा रहता है इसे विसर्ग कहते हैं, और हिंदी वर्णमाला में इसे विसर्ग कहते हैं, और इसका चिन्ह इस प्रकार से बना होता है। आगे देखते हैं अनुस्वार और विसर्ग। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है कि अनुस्वार विसर्ग जो है ना तो स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो अनुस्वार और विसर्ग होता है ये ना तो स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं, बल्कि ये स्वरों के सहारे ही चलते हैं, और इनका उपयोग जो होता है स्वर और व्यंजन दोनों में ही होता है। आगे देखते हैं स्वरों के अन्य महत्वपूर्ण वर्गीकरण देख लेते हैं। तो अनुनासिक स्वर देख लेते हैं इसको भी। तो अनुनासिक स्वर चिन्ह क्या होता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास, मुख तथा नाक दोनों से बाहर निकलते उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं, या इसे अनुनासिक स्वर के रूप में या चंद्र बिंदु के रूप में भी दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसमें इमेज में देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि अनुनासिक स्वर कैसे होते हैं। तो ऊपर एक चंद्र बिंदु लगा रहता है। तो आगे देखते हैं कौन सा निरअनुनासिक स्वर क्या होता है? जब किसी स्वर के उच्चारण करने में जो श्वास है केवल मुख से बाहर निकलता है, जो सांस होता है खाली मुख से बाहर निकलता है, तो उसे निरअनुनासिक स्वर कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं? तो
निर्नुनासिक स्वर भी इसको कहते हैं। और ये निर्नुनासिक या अनुनासिक कौन कौन से स्वर हैं? तो आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आई और औ होता है, ये निर्नुनासिक स्वर होते हैं। आगे देखते हैं कि घोष स्वर या सघोष जिसको कहते हैं, घोष भी कहते हैं और उसको सघोष भी कहते हैं। और ये प्राय सभी स्वर होते हैं, जो घोष सघोष होते हैं ये कैसे होते हैं? तो प्राय सभी स्वर में आते हैं। तो क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जो नाद, यानी नाद मतलब होता है स्वर का कंपन, तो जिन वर्णों के उच्चारण में जो नाद या स्वर का कंपन का उपयोग होता है उन्हें घोष स्वर कहते हैं और ये प्राय सभी स्वरों में गिने जाते हैं। आगे देख लेते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या होता है? तो अल्पप्राण भी सभी प्राय जो होते हैं ये भी स्वर में गिने जाते हैं। घोष भी स्वर में गिने जाते हैं और अल्पप्राण भी गिने जाते हैं। अल्पप्राण देख लेते हैं तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख जो है कम से कम वायु निकलती है, यानी हवा बहुत कम निकलती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ इसके जो दूसरा भाग होगा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका दूसरा भाग होगा। पिछले टॉपिक में हमने जो वर्ण विचार के पहले भाग पर क्या बात की थी? तो स्वर और उसके वर्गीकरण के बारे में बातचीत की थी, देखे थे स्वर क्या होता है, उसको किन किन वर्गों में विभाजित किया गया। तो आज इसका ये जो है दूसरा पार्ट होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको इस वीडियो के नीचे आपको उसकी लिंक दे दी जाएगी। तो आइए देखते हैं व्यंजन और उसका वर्गीकरण जानते हैं कि व्यंजन क्या होता है। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले या उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं उसे व्यंजन कहते हैं और इनका उच्चारण जो स्वरों के सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता। यानी कि जानते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए, यानी स्वर का जब हेल्प लेते हैं, उसकी मदद लेते हैं, तभी वो व्यंजन कहलाता है। तो अब जानते हैं कि व्यंजन का वर्गीकरण यानी व्यंजन को कैसे कैसे वर्गों में विभाजित किया गया है। तो बिल्कुल डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है, संयुक्त व्यंजन की संख्या वो कितनी है? 4 है। 4 कौन कौन सी है? तो क्ष है, त्र है, ज्ञ है और श। तो देखते हैं कि जो क्ष है वो कैसे मिलकर बना है। तो जो श है वह क जमा श से मिलकर के बना है क्ष। त्र जो है त जमा र से मिलकर बना है। अज्ञा जो है ज जमा इ से मिलकर बना है। और श्र जो है वह श जमा र से मिलकर श बना है। तो इस तरह से संयुक्त व्यंजन की जो संख्या हुई 4। आगे देखते हैं कि उच्छिष्ट, आगत या द्विगुण व्यंजन, तीनों का एक ही नाम है, चाहे उच्छिष्ट कहिए, चाहे आगत कहिए, चाहे द्विगुण कहिए। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 2। तो देखते हैं कौन सी ये 2 संख्या है। तो ड जो है यह उच्छिष्ट भी है, आगत भी है और द्विगुण भी है। तो ड क्या होता है कि इसके उच्चारण में जो जिह्वा का नोक उलट कर नीचे के हिस्से से जो कठोर को तालु से जो छटके से छूती है उसी को ड कहते हैं और ये उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन होते हैं। दूसरा जो है उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन वह ढ यानी ढ से ढक्कन वाला, और ये कैसा ध्वनि है? तो ये महाप्राण ध्वनि है। हम अल्पप्राण महाप्राण जो व्यंजन जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बस न जानिए कि जो ढ है यह महाप्राण ध्वनि है और इसे घोष महाप्राण या मूर्धन्य उच्छिष्ट कहते हैं। यह भी ये जो ढ है यह मूर्धन्य के उच्छिष्ट द्वारा यह बोला जाता है। आगे देखते हैं मूल व्यंजन। तो आप जानते हैं कि जो मूल व्यंजन की कुल संख्या जो होती है वो 33 होती है। कैसे? तो जो स्पर्श व्यंजन होता है वो 25 होता है। स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग का कौन कौन सा होता है? तो क ख ग घ इ, क ख ग घ अंग, पूरा क से लेकर अंग तक जो 5 वर्ग आते हैं क वर्ग में वो भी स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग के बाद च वर्ग आता है, यानी च छ ज ज इ, च से लेकर इ तक जो 5 वर्ग होते हैं वो भी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ट वर्ग ट ठ ड ढ अण, यानी ट वर्ग से अण तक जो भी है ये भी स्पर्श व्यंजन है और इसकी भी संख्या 5 होती है। त वर्ग भी त थ द ध न, यह भी जो है 5 होती है, तो ये भी स्पर्श व्यंजन होते हैं। प वर्ग जो है प फ ब भ म, यानी प से म तक भी जितनी 5 होती है ये भी स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 हुई। और जो उच्छिष्ट या द्विगुण आगत व्यंजन है ये 2 होती है और अभी हमने जाना कि संयुक्त व्यंजन 4 हुई। तो इस तरह से जो मूल व्यंजन हुआ कुल 33। आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन जो है वह भी य र ल व होता है, यानी य र ल व, ये कुल मिलाकर किस तरह से 33 बनती है। उष्म व्यंजन जो होता है वो स श स ह होता है। आगे देखते हैं व्यंजन के प्रमुख जो इंपॉर्टेंट तथ्य है, प्रमुख तथ्य क्या है? तो 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, यानी जब 2 व्यंजन मिलते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दूसरा जो है पॉइंट कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा के स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाए उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं या उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख के किसी विशेष स्थान से होता है तो उन्हें स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं और इनकी संख्या अभी हमने बताई 25 होते हैं और ये क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से होते हैं। ये नहीं कि इसका क्रमशः उल्टा नहीं होना चाहिए कि पहले कंठ हो गया तो फिर उसके बाद ओष्ठ हो जाए, नहीं, इसका एक क्रमशः बना रहता है। सबसे पहले कंठ से बोला जाता है, फिर उसके बाद तालु आता है, तालु के बाद ऊपर जो होता है मूर्धा, फिर मूर्धा के बाद दंत, फिर दंत के बाद ओष्ठ। इस तरह से जो इसकी संख्या होती है स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन की तो वो 25 होती है। आगे देखते हैं जो चौथा पॉइंट है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच हो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अभी अंतस्थ व्यंजन जाना कि य, र, ल, व और इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। पांचवा पॉइंट देखते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु जो है हवा मुख के किसी विशेष स्थान पर घर्षण से यानी घिसते हुए प्राप्त ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न हो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं और इसकी संख्या जो है वो 4 होती है, यानी स, श, स, ह। आगे देखते हैं
आगे हम इसको चित्र के माध्यम से बताते हैं कि जो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया गया। तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन एक ही कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहे, स्पर्शी व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन, तीनों का एक ही नाम है। तो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आता है कंठ, तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ के स्पर्श से उच्चारित जितने भी उच्चारण होते हैं उन व्यंजनों को स्पर्श या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो ये जो लाइन है, क्रम दिया है, इसको हमें उसी तरह डिटेल से याद करना होगा कि पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ यानी सबसे पहले कंठ, नीचे से कंठ, फिर उसके ऊपर जो तालु, फिर तालु के ऊपर जो ऊपर मूर्धा होती है, जीभ से जो ऊपर टच करते हैं मूर्धा, फिर दंत होता है, फिर सबसे बाद में होता है ओष्ठ। और इन्हीं से जो उच्चारण होते हैं जो भी व्यंजन उसको स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं कंठ व्यंजन। कंठ से सबसे पहले क्या बोला जाता है? तो क निकलता है, क वर्ग, यानी क वर्ग के जितने भी वर्ग आते हैं, यानी कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, ये सब क्या होते हैं? कंठ व्यंजन होते हैं। जैसे क, ख, ग ये सब बोलते हैं तो हमें किस पर जोर पड़ता है? कंठ पे। आगे देखते हैं तालु व्यंजन या जिसको तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। इसकी भी संख्या 5 होती है। और कौन से होते हैं तालव्य व्यंजन? तालु व्यंजन तो ये च वर्ग में आते हैं, यानी च, छ, ज, झ, ञ। आगे देखते हैं, आप चित्र माध्यम से देखकर बिल्कुल समझ सकते हैं। और मूर्धा व्यंजन, मूर्धा व्यंजन को ही मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं और इसकी भी संख्या 5 होती है। कौन कौन होते हैं? तो ये ट वर्ग होते हैं। ट वर्ग में जितने भी वर्ग आएंगे सभी मूर्धन्य व्यंजन होंगे। और इसमें जो ड, ढ यानी जो अभी हमने बताया क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, यागत व्यंजन, यह भी इसी में आते हैं, यानी कि मूर्धा व्यंजन में ही आते हैं, ड या ढ। आगे देखते हैं दंत व्यंजन। दंत व्यंजन क्या होता है? त वर्ग। तो जितने भी त वर्ग के जो उसमें आएंगे वो सभी दंत में आएंगे, यानी त, थ, द, ध, न, ये सभी जो है त वर्ग यानी दंत में आएंगे, यानी कि दांत से उच्चारण किए जाते हैं। आगे देखते हैं होष्ठ व्यंजन। ये बिल्कुल अंतिम में होता है होष्ठ व्यंजन। तो होष्ठ व्यंजन जो होता है वो प वर्ग होता है। प वर्ग में यानी प, फ, ब, म, ये सब भी जो है होष्ठ यानी लिप्स से बोले जाते हैं। आगे देखते हैं दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ, यानी दंत से और होष्ठ से जो उच्चारित होते हैं व्यंजन वो कौन से होते हैं? तो वह इसमें तो केवल एक ही बताया गया है कि दंतोष्ठ व्यंजन वह होते हैं, लेकिन जो फ होता है यानी जो फ से फल होता है फ, वो भी क्या होता है? दंतोष्ठ व्यंजन, यानी फ बोलने के लिए भी हमें दांत और ओष्ठ का प्रयोग करना होता है। आगे देखते हैं वर्तस्य व्यंजन। वर्तस्य व्यंजन क्या होता है? तो जिह्वा के जो आगे का भाग या जिह्वा का जो नोक होता है उसके दांतों मसूड़ों के पास से उभरे या खुरदरे भाग से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन होते हैं उसी को हम वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। और ये वर्तस्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो ज, न, र, ल, स, ये सब जो होते हैं वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं। अगला जो है बात करेंगे प्रयत्न के आधार पे जो व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्रयत्न के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? तो जानते हैं ध्वनियों के उच्चारण में अंदर से आने वाली वायु यानी हवा जो विभिन्न प्रकार के प्रयासों से यानी बदलते हुए जो बाहर आती है उसी को प्रयत्न कहते हैं। और प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विवरण जो इस तरह से है। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को देखेंगे तो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? केवल 4 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? तो च, छ, झ, यह नहीं होता है। स्पर्श व्यंजन 4 होते हैं, च, छ, झ। और स्पर्श व्यंजन होता क्या है, किसे कहते हैं? तो निश्वास यानी बिना सांस के जो वाणी द्वारा जो क्षण यानी थोड़ी देर के लिए बिना अवरुद्ध हुए घर्षण के साथ यानी कोई भी उसमें रुकावट नहीं होता और ये घर्षण के साथ निकलती है, तो उसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये इसकी संख्या जो होती है 4 होती है। इसको याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन? च, क्ष, ज, झ। आगे देखते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो उच्चारण अवयवों के परस्पर समीप होने से श्वास का जो घर्षित हो यानी श्वास के साथ जो घर्षण होकर जो भी व्यंजन उच्चरित होते हैं उसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और ये कौन से होते हैं? तो संघर्षी व्यंजन तो ये स, श, स यानी उष्ण व्यंजन को ही, अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा उष्ण व्यंजन, तो उसी को उष्ण व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या 4 होती है। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से? तो श, क्ष, स, ह यानी श से सलजम, श से षटकोण, स से सपेरा और ह से हल। तो इस तरह से संघर्षी व्यंजन उस व्यंजन 4 होते हैं। आगे देखते हैं कि आगत वर्ण। आगत वर्ण भी जो है ये भी संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं आगत वर्ण क्या है। आगत वर्ण उन्हें कहते हैं जो हिंदी या संस्कृत के अतिरिक्त यानी हिंदी और संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषाएं यानी जो भी विदेशी भाषा से आए होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? आगत वर्ण कहते हैं। और इसमें जो है प्राय मतभेद होता है, यानी इसको जो आगत वर्ण है वो ख, ग, ज, फ, इस तरह से ये आगत वर्ण होता है। आगे देखते हैं नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन क्या होता है? जो नासिका मार्ग द्वारा बोली जाती है, नासारंध्र मार्ग से निकलने वाली जो भी ध्वनियाँ उच्चरित की जाती है वो नासिक के व्यंजन यानी नासिका व्यंजन कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो ईय, अंग, ईय, अड़, न यानी क वर्ग का, च वर्ग का और ट वर्ग का और क्या होता है? तवर का और पवर का। तो इन सब का जो अंतिम वर्ड होगा ये नासिक के व्यंजन यानी अंग बोलने के लिए, ईया बोलने के लिए, अण बोलने के लिए, न बोलने के लिए और म बोलने के लिए हमें नासिका का प्रयोग करना होता है। आगे देखते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? तो बिना श्वास के यानी निश्वास के समय जिह्वा का यानी जीभ के जो बगल से निकलने यानी जीभ के जो अगल बगल से जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं, हवा निकलती हैं, वो क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या केवल 1 होती है और वो क्या होता है? ल। आगे देखते हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन में केवल 1 होता है, वो होता है र। और लुंठित व्यंजन क्या होता है? तो जिह्वा का जो नोक होता है वर्तस से कोई बिना टकराव या प्रकंपन यानी जो भी जिह्वा का जो उसके टकराव से या प्रकंपन से जो भी ध्वनियाँ उत्पन्न हो उसी को लुंठित भी कहते हैं और उसी को प्रकंपित भी कहते हैं। और इसकी जो संख्या केवल 1 होती है और वो है र। आगे देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन हमने जाना कि द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं।
उच्छित व्यंजन यानी ड और ढ, तो क्या होता है उच्छित व्यंजन? तो जीवा का जो नोक है वर्तस अथवा कठोर तालु से टकरा करके जो भी ध्वनियाँ उत्पन्न हो उसे उच्छित व्यंजन कहते हैं और ये ड और ढ होता है। आगे देखते हैं, तो हम देखेंगे उच्छित व्यंजन के भी भेद होते हैं। उच्छित व्यंजन के कौन से भेद होते हैं? तो ये दो प्रकार के भेद होते हैं। उच्छित व्यंजन में भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि उच्छित व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो एक वर्तस से उच्छित होता है, एक मूर्धा उच्छित होता है। वर्तस से उच्छित क्या होता है? जो ड यानी जो सड़क में ड आता है उसे हम वर्तस उच्छित कहते हैं, और मूर्धा उच्छित क्या होता है? ढ यानी जो ढ से ढक्कन वाला होता है वो मूर्धा उच्छित के अंतर्गत आता है, और वर्तस से उच्छित में ड आता है। तो इस तरह से उच्छित व्यंजन के भी दो भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, और इसके जो आगे का जो भी भाग होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और ये जो वर्ण विचार नामक टॉपिक है ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि स्वर तंत्रियों के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जो है अघोष व्यंजन और दूसरा जो है घोष व्यंजन यानी सघोष व्यंजन। तो देखते हैं श्वास नली के ऊपरी भाग के कुछ नीचे स्वरतंत्र स्थित होते हैं जो ध्वनि उत्पादन के लिए जो है प्रमुख इसके अवयव हैं। तो अवयव यही हैं अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन देखते क्या होता है? तो जब स्वर तंत्रियाँ खुली हो और वायु बिना अवरोध के बाहर निकलता है उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं उनमें जो कंपन नहीं होता है तो उसे अघोष कहते हैं। अ का मतलब ही होता है कि नहीं। तो इसी तरह बोला जा सकता है कि जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं वो वायु के बिना अवरोध के ही बाहर जो उच्चारण निकलते हैं वो क्या होते हैं? अघोष व्यंजन, यानी उसमें किसी प्रकार का कंपन नहीं होता है तो उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं कि अघोष व्यंजन क्या होते हैं। तो जो है अघोष व्यंजन वो स्पर्श व्यंजन वर्ग का जो है प्रथम तथा द्वितीय वर्ण होता है। स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। और देखते कौन कौन से? तो पहला और दूसरा वर्ण होता है। तो स्पर्श व्यंजन का जो पहला दूसरा वर्ण है जैसे क वर्ग का, तो क और ख ये पहला और दूसरा वर्ण होता है। च वर्ग का देखेंगे तो च और छ, च पहले नंबर पे आएगा, छ दूसरे नंबर पे। तो इस तरह से ये स्पर्श व्यंजन है। तो क वर्ग का और च वर्ग का। ट वर्ग का देखेंगे तो ट और ठ यानी पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। त वर्ग का देखेंगे तो त और थ। उसी तरह से प वर्ग का देखेंगे तो प फ। और जो ऊष्म व्यंजन होता है, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो ऊष्म व्यंजन होता है स श सह, तो इसमें जो स क्ष और स ये क्या होते हैं? अघोष व्यंजन होते हैं। इसमें ह नहीं होता है, इसमें स श स ये क्या होते हैं? अघोष व्यंजन होते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है कि अघोष व्यंजन क्या है। तो स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है, ध्वनियाँ होती हैं, वो अघोष व्यंजन होता है, और उस व्यंजन का स श स होता है। आगे देखते हैं घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन, दोनों एक ही नाम है। इसे हम संवार व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका तीन नाम है, घोष व्यंजन, सघोष व्यंजन और इसे संवार भी कहा जाता है। अगर घोष सघोष न पूछ करके संवार पूछा जाए तो इसका मतलब भी वही होगा। तो देखते हैं घोष सघोष संवार क्या होता है। तो जब वायु के अवरोध से स्वर तंत्रियाँ कंपन होती है, यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण या बोलने में जो स्वर तंत्रियाँ कंपन होने लगे तो वो सघोष या घोष व्यंजन या संवार व्यंजन भी कहते हैं। अब देखते हैं कि घोष सघोष क्या होता है। तो ये स्पर्श व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है। हमने अघोष व्यंजन में देखा कि पहला दूसरा होता है वर्ण, और इसी तरह क्या होगा? तो घोष सघोष में तो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होगा। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण देखते हैं तो क वर्ग का जो ग घ अंग ये तीनों होंगे, और च वर्ग का देखेंगे तो ज झ इ, ट वर्ग का ढ ढ ढ, त वर्ग का द ध न ये तीन होते हैं। आगे देखते हैं प वर्ग का तो ब भ म ये क्या होते हैं? तीन वर्ण होते हैं जो कि सघोष व्यंजन होते हैं। य र ल यानी जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो य र ल होते हैं। य र ल व चारों होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, य र ल व। तो ये क्या होते हैं? य र ल व अंतस्थ व्यंजन, तो ये भी सघोष या घोष या संवार व्यंजन होते हैं। और ह जो होता है ये भी क्या होता है? सघोष व्यंजन। तो ये ह तो ऊष्म व्यंजन है, तो इसीलिए तो ऊष्म व्यंजन का जो लास्ट वाला ह है वह भी क्या है? सघोष व्यंजन है। और स श स ये क्या होता है? अघोष व्यंजन। आगे देखते हैं प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्ग। अभी हमने स्वर तंत्रियाँ के आधार पर देखे, अब देखेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्राणत्व का मतलब क्या होता है? श्वास या वायु। प्राण का मतलब होता है श्वास लेना या वायु हवा। तो वस्तुतः व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से निकलने में जो वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो अल्पप्राण व्यंजन। पहला देखते हैं अल्पप्राण व्यंजन क्या होता है। तो उच्चारण में श्वास का मात्रा जब कम निकलता है तो उसे अल्प अल्प मतलब होता है ये कम। तो अल्पप्राण क्या होता है? जिन वर्णों को उच्चारण करते समय या बोलते समय कम श्वास यानी कम हवा बाहर निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। तो देखते हैं अल्पप्राण क्या होता है। अल्पप्राण व्यंजन तो स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला तीसरा पांचवा यानी 1 3 5। 1 3 5 क्या होता है? तो अल्प प्राण व्यंजन होता है। तो 1 3 5 देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे एक नंबर पे क्या आएगा? क, फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा? ग, फिर पांचवें वर्ड पर अंग। उसी तरह च वर्ग का देखेंगे तो पहले नंबर पे च, और तीसरे नंबर पे ज, और अंतिम जो पांचवा वर्ड है इया। उसी तरह जो है ट वर्ग का तो ट ड ड़ 1 3 5। त वर्ग का त द न ये भी 1 3 5। और प वर्ग का प ब म ये भी 1 3 5। तो इस तरह से अल्प प्राण जो है वो 1 3 5 यानी 135 जिसको बोल सकते हैं। और अंतस्थ व्यंजन भी जो भी हैं ये भी क्या होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन, यानी यह अलावा भी क्या होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। आगे देखते हैं
अगला देखेंगे, अभी हमने अल्पप्राण व्यंजन देखा, अब देखेंगे महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन क्या होता है? तो उच्चारण या श्वास करने में जब अधिक मात्रा निकलती है इसे हकार ध्वनियाँ उत्पन्न भी कहते हैं। तो महाप्राण व्यंजन मतलब जिन वर्णों को उच्चारण करते समय या बोलते समय श्वास की मात्रा यानी हवा की मात्रा अधिक निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं, और उसे हकार नामक ध्वनि भी उत्पन्न होता है। इसमें हकार नामक यानी ज़्यादा श्वास निकलता है उसमें हकार नामक ध्वनि निकलता है, ध्वनि उत्पन्न होते हैं। तो देखते हैं महाप्राण व्यंजन क्या होता है। तो स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण यानी 24 बोल सकते हैं। 2 और 4, 2 और 4 क्या होता है? महाप्राण, अल्पप्राण, 1, 3, 5 होता है। तो देखते हैं कि दूसरा चौथा वर्ण कौन सा है। तो क वर्ग का जो दूसरा और चौथा है ख है और घ है। आगे देखते हैं कि जो च वर्ग का जो दूसरा वर्ण है वो छ है और झ। आगे देखते हैं ट वर्ग का ठ ढ, त वर्ग का थ ध और प वर्ग का फ और भ। तो इस तरह से दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है स्पर्श व्यंजन का? तो महाप्राण व्यंजन होते हैं। और इसमें उष्म व्यंजन भी होते हैं जो कि महाप्राण। उष्म व्यंजन मतलब स, श, स, ह, ये चारों होते हैं किसमें? तो महाप्राण व्यंजन में, क्योंकि इसमें जो श्वास होता है, वायु होता है, हवा होता है वो अत्यधिक मात्रा में निकलती है। जैसे श, स बोलने से ही लगेगा कि इसमें जो श्वास है, वायु, हवा है वो अधिक मात्रा से बाहर निकलती है। आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन देखते हैं तो क्या होता है? य, र, ल, व होते हैं, य, र, ल, व। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन जो इसके जो इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो देखिए क्या है, तो इसमें जो है इसमें जो है य तथा व को अर्धस्वर माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्धस्वर किसको माना जा सकता है। तो अंतस्थ व्यंजन तो य, र, ल, व होता है, लेकिन जब अर्धस्वर पूछा जाए तो केवल य होता है और व होता है। य, व क्या होता है? ये अर्धस्वर माना गया है। आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में कि इनका उच्चारण जो है कैसे होता है। तो जीव यानी जीवा, तालु, दांत, ओष्ठ के आपस में अपूर्ण मिलन से होता है। पूर्ण मिलन से नहीं होता, अपूर्ण मिलन, सबका थोड़ा थोड़ा मिलन होता है तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? तो जीव यानी जीवा, तालु, दांत और होठ के जब आपस में थोड़ा थोड़ा जो आपस में मिलते हैं तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और यह अलग होते हैं और यह वह क्या होता है? अर्धस्वर होता है। आगे देखते हैं इसके उच्चारण दृष्टि से देख लेते हैं। तो यह क्या होता है? यह जो होता है वो तालव्य स्वर होता है। यह बोलने के लिए हमें तालु की आवश्यकता होती है। र क्या होता है? मूर्धा, र जो ऊपर से टकराती है। र क्या होता है? मूर्धन्य होता है। ल होता है दंत, यानी ल को बोलने के लिए दंत की आवश्यकता है। वह क्या है? दांत प्लस ओष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ से वह बोला जाए। आगे देखते हैं ऊष्मा व्यंजन। ऊष्मा व्यंजन जो होता है वह स, क्ष, स, ह, ये 4 होते हैं। अब इसको देख लेते हैं। स, श, स इसका उच्चारण की दृष्टि से देख लेते कैसे प्रयोग किया जाता है। तो श जो है ये भी तालव्य होता है, यानी कि ये भी तालु से बोला जाता है। श जो है ये मूर्धा से बोला जाता है। स जो है ये दंत सा प्रयोग होता है। ह जो है ये कंठ से, मतलब ह बोलने के लिए हमें कंठ पर मतलब जोर पड़ता है ह बोलने के लिए। आगे देखते हैं कि जो उष्म व्यंजन होते हैं ये रगड़ और ये घर्षण से उत्पन्न होकर यानी उष्म मतलब गर्म वायु से उच्चारित होते हैं। किस तरह से वायु से? तो उष्म व्यंजन यानी जो गर्म वायु होते हैं इस तरह से इसको बोलने पर इसका मतलब इस व्यंजन का उच्चारण होता है, यानी स, क्ष, स, ह। आगे देखते हैं कुछ इसके परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखते हैं, पूछे जा सकते हैं प्रश्न कि जो री वर्ण यानी जो ऋषि री वाला वर्ण है उसका जैसे कैसे बनाया गया है। तो री वर्ण जो र जमा ई से मिलकर री बनाया गया है। री का वर्ण जो है वो किस तरह से बनाया गया? तो र जमा ई, तो री बनाया गया। आगे देखते हैं जो री का मात्रात्मक चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से जो री का मात्रात्मक चिन्ह है तो इस तरह से, जैसे कृपा में लगता है, पृष्ठ में लगता है, मृत में लगता है, इत्यादि व्यंजनों में जो है री का ये इस तरह से मात्रात्मक जो है चिन्ह बनाया जाता है। आगे देखते हैं ये जो वर्णमाला होती है यानी कि री का जो वर्णमाला होती है वो उसका जो ये कब आते हैं। तो ये जो री वर्ण होता है ये उ तथा ए के मध्य में आते हैं। पूछा जा सकता है प्रश्न कि जो री वर्ण होता है वो किसके बीच में आते हैं, या पहले आते हैं कि बाद में आते हैं स्वर में। तो ये कब आते हैं? तो उ और ए के बीच में आते हैं। कौन? तो री वर्ण। आगे देखते हैं हिंदी शब्दकोश में इसका जो क्रम है उ के पश्चात ही होता है। अगर शब्दकोश के अनुसार प्रश्न पूछा जाए तो री का वर्ण कब प्रयोग होता है? तो उ के बाद ही आता है, यानी री वर्ण जो है शब्दकोश के अनुसार उ के बाद होता है, लेकिन वर्णमाला के अनुसार पूछा जाए तो उ और ए के बीच में आता है यह स्वर। आगे देखते हैं इसका प्रयोग जो है तत्सम शब्दों में किया जाए, यानी जो संस्कृत के जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें इसका री का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं हिंदी में ख, ग, ग, ज अथवा फ यानी नुक्ता लगती है, यानी जहाँ जहाँ क, ख ये सब देखने जहाँ उसके नीचे बिंदु लगा ये नुक्ता युक्त बिंदियाँ होती है, ध्वनियाँ होती हैं, जिसका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की ये देन है। यानी इसका जो नुक्ता युक्त जो ध्वनियाँ प्रयोग की जाती है ये किसकी देन है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की यह देन है। आगे देखते हैं री वर्ड देख लिया। अब आगे देखते हैं कि र वर्ड देखते हैं। र वाला, र से रथ वाला कि र वर्ड का प्रयोग इसका परीक्षा उपयोगी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि र वर्ड क्या है। तो र वर्ड एक अल्पप्राण व्यंजन है और यह घोष और सघोष भी होता है। यह लुंठित ध्वनियाँ यानी प्रकंपित ध्वनियाँ भी कहते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। य लव आता है ना, तो ये र भी क्या अंतस्थ व्यंजन में है। अल्पप्राण, घोष, सघोष, लुंठित, अंतस्थ व्यंजन, अर्धस्वर भी इसको कहते हैं। वर्तस्य ध्वनियाँ भी होती है और लोड़ित ध्वनियाँ होती है और ये अशक्त व्यंजन होता है। और र का प्रचलित रूप देखते हैं कि र का जो प्रचलित रूप है किस प्रकार से इसका उसका रूप देखने को मिलता है। तो उदाहरण में आप देख सकते हैं कि प्रकार में जो प्र में
र नीचे बना है वो इस तरह से भी प्रयोग होता है। धर्म में जो म के ऊपर र बना है इस तरह से प्रयोग होता है। राष्ट्र में जो ट के नीचे बना है र का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। आगे देखते हैं हिंदी शब्दकोश में अपक्रम में श का पश्चात आता है, यानी अब देखते हैं श्रवण। श्रवण कैसे बना है, तो श जमा र से मिलकर श्रवण बना है। और इसका मतलब ये जो श्रवण है इसका प्रयोग कब होता है, कब आते हैं, तो इस शब्दकोश के अनुसार इसका जो क्रम है वह स के बाद आता है, यानी श से सलजम होता है तो स से सलजम के बाद ही ये श्रवण आता है। ये शब्दकोश के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार नहीं है, शब्दकोश के अनुसार श के बाद ये श्र आता है। और इसका जो ये कैसे बना है, तो ये श जमा र से मिलकर श्र बना। और ये एक संयुक्त व्यंजन, श कैसा व्यंजन, छत्र ज्ञ श होता है, तो ये भी क्या है, संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, आपको पिछली वीडियो मैंने बताया था वर्ण विचार में कि जो संयुक्त व्यंजन है वो 4 है, छ त्र ज्ञ श्र। आगे देखते हैं, और ये प्राय जो है तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है। श्रवण है ये भी तत्सम में होता है, अरि का भी जो है उच्चारण ये तत्सम में प्रयोग होता है। आगे देखते हैं बवर्ण। बवर्ण देखते हैं, बवर्ण कैसा है, ब से बकरी वाला, तो ये जो है ओष्ठ वर्ण है। ब किस तरह का वर्ण है, तो ये ओठ से यानी लिप्स का प्रयोग किया जाता है, होठों का प्रयोग करके बवर्ण बोला जाता है। और ये कैसा व्यंजन है, तो ये अल्प प्राण, यानी इस ब बोलने के लिए जो श्वास होते हैं, हवा होती है, वायु होती है, कम मात्रा में निकलती है, तो ये क्या होता है, ब वर्ण कैसा है, तो अल्प प्राण व्यंजन है। और ये क्या स्पर्श वर्ण भी है, और ये घोष वर्ण है, घोष यानी सघोष वर्ण है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे थ वर्ण, यानी त वर्ग का जो थ वर्ण है ये क्या, यह भी स्पर्श वर्ण है। और ये दंत वर्ण यानी दांत बोलने के लिए प्रयोग करना पड़ता है थ को बोलने के लिए। और ये कैसा वर्ण है, तो अघोष है। आगे देखते हैं थ वर्ण क्या है, एक महाप्राण वर्ण है। आगे देखते हैं भ वर्ण। भ वर्ण क्या है, मतलब भ से जो भवन वाला है, यह भी स्पर्श वर्ण है, यह घोष वर्ण है। और क्या है, यह ओष्ठ वर्ण यानी होठ का प्रयोग किया जाता है। और ये कैसा व्यंजन है, तो ये महाप्राण वर्ण के व्यंजन में आता है। आगे देखते हैं क्षवर्ण। क्षवर्ण क्या है, तो क जमा श से मिलकर क्षवर्ण बना, और ये संयुक्त व्यंजन है। और ये शब्दकोश में नहीं पूछा जा रहा है कि शब्दकोश में इसका जो प्रयोग होता है वो कब आता है, किसके पश्चात आता है, तो शब्दकोश के अनुसार इसका जो क्रम है वो क के बाद आता है, यानी क के बाद तो ख आता है वर्णमाला में, लेकिन जो शब्दकोश में है तो शब्दकोश में क के बाद जो है क्षवर्ण आता है, ये शब्दकोश के अनुसार। आगे देखते हैं ह वर्ण। ह वर्ण का जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं, तो ह क्या एक निरनुनासिक है, और ये क्या सघोष व्यंजन भी है और महाप्राण व्यंजन भी है। और क्या ये कंठ, यानी कि ह बोलने के लिए कंठ पर जोर देना पड़ता है, और ये ऊष्म व्यंजन भी है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ इसके जो इसका जो चौथा पार्ट होगा इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। देख रहे थे तो ये वीडियो जो है वर्ण विचार का चौथा भाग होगा, तो आइए देखते हैं। आइए जानते हैं कि अक्षर क्या होता है। तो जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक ही श्वास में किया जाए उन्हें अक्षर कहते हैं। अक्षर के खंड नहीं हो सकते, अर्थात इन्हें जो है तोड़ कर नहीं बोला जा सकता। तो किनको नहीं बोला जा सकता, तो अक्षर को, जैसे जी, हाँ इत्यादि। ऐसे क्या होता है, ये अक्षर होता है। जी क्या है, एक अक्षर है, और हाँ भी क्या है, एक अक्षर है। तो इन्हें हम तोड़ कर नहीं बोल सकते। आइए इसके जो भेद है इसको कुछ जान लेते हैं। तो जो अक्षर होता है यह मुख्यतः 2 भेद होते हैं, एक मुक्त अक्षर होता है और एक बंद अक्षर होता है। तो मुक्त अक्षर क्या होता है, तो मुक्त अक्षर में जो होता है कि अंत में स्वर होना अनिवार्य है। मुक्त अक्षर में इसका जो हम पहचान दे सकते हैं कि इसके अंत में जो है स्वर का होना निश्चित है। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं कि हिंदी के मुक्त अक्षर उदाहरण है कि मान। मान में जैसे मान लिखा है, न दिया है, लेकिन इसमें क्या है, स्वर है, न में अ छिपा है, तो इसलिए इसमें जो है स्वर होना निश्चित है। दान दिया है, दान में भी न में अ स्वर छिपा है, तो इसमें भी स्वर होना निश्चित है। गमन में भी न में क्या है, स्वर जो छिपा हुआ है। आगे देखते हैं जो बंद अक्षर है, एक मुक्त अक्षर होता है, दूसरा जो है बंद अक्षर क्या होता है। तो बंद अक्षर में जो होता है अंत में व्यंजन होना अनिवार्य है। मुक्त अक्षर में क्या था कि अंत में स्वर होना अनिवार्य है, और जो बंद अक्षर होता है उसमें अंत में व्यंजन होना अनिवार्य है। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं कि हिंदी के बंदाक्षर कैसे हैं। तो विद्वान, धनवान, भगवान, यानी सब में जो है हलंत लगना आवश्यक है। हलंत लगा रहेगा तो मतलब कि व्यंजन है। इसे विद्वान में जो न है वो आधा है, इसमें अ का जो है साउंड यानी स्वर नहीं है। धनवान में भी जो न है वो आधा है, तो इसमें भी अ का साउंड यानी ध्वनि नहीं निकलेगा। भगवान में भी जो न है इसमें भी अ का जो है साउंड नहीं, यानी अ का स्वर इसमें नहीं है। तो इसके अंत में क्या होता है, व्यंजन होना जरूरी है। तो हमने जाना कि अक्षर के जो 2 भेद होते हैं, मुक्त अक्षर और बंद अक्षर। आगे देखते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या होता है, तो ध्वनि का जो लिखित रूप है उसको वर्ण कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि जो ध्वनि है वो ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको वर्ण कहते हैं। ध्वनि का जो लिखित जो भी हम लिख देते हैं वो वर्ण बन जाता है। अगर वही चीज़ हम जो बोलते हैं उसको ध्वनि या साउंड का उच्चारण मानते हैं, अगर वही चीज़ हम लिखते हैं लिखित रूप में करते हैं तो वो वर्ण कहलाता है। आगे देखते हैं जो मूल ध्वनियाँ होती हैं वो वर्ण या अक्षर होती हैं। आगे देखते हैं ध्वनियों के बारे में कि यह शब्दों की आधारशिला होती है। ध्वनियाँ क्या होती है, यह शब्दों की आधारशिला मानी जाती है। आगे देखते हैं कि ध्वनि बोलने तथा सुनने का विषय है। अभी हमने बताया कि जो ध्वनि है वो केवल बोलने और सुनने का विषय है, लेकिन वर्ण क्या है, वो लिखने का विषय होता है। तो ध्वनि जो है बोलने या सुनने का विषय, जबकि जो अक्षर या वर्ण होता है वो लिखने के प्रयोग में लाते हैं। लिख भी सकते हैं, पढ़ने और देखने के विषय में भी होता है। अक्षर जो होता है तीनों काम के लिए होता है, यानी लिखने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी और देखने के लिए भी। लेकिन ध्वनि जो है, ध्वनि को हम लिखित रूप में नहीं कर सकते, या सिर्फ बोल सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। आगे देखते हैं कि ध्वनि जो है मनुष्यों
कि वाग इंद्रियों द्वारा व्यक्त होती है। तो जो ध्वनि है हम बोल कर ही व्यक्त कर सकते हैं, तो साउंड के माध्यम से होता है, उच्चारण के माध्यम से होता है। तो ध्वनि जो है मनुष्यों की वाग इंद्रियों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है केवल। आगे देखते हैं। तो हमने जाना कि अक्षर क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, इसके भेद को भी हमने जाना। अब आगे देखते हैं 12 खड़ी के बारे में। देखें कि 12 खड़ी क्या है। तो 12 खड़ी जो होता है वो क से लेकर ह तक जो है 12 खड़ी का प्रयोग में किया जाता है, यानी क से लेकर ह तक जितने भी इसमें वर्ड आएंगे वह 12 खड़ी में आएंगे। देखते हैं कि अंग तथा इया जो है वह 12 खड़ी में प्रयोग नहीं होता है। जो क वर्ग का अंग होता है और जो च वर्ग का इया होता है ये 12 खड़ी में इसका प्रयोग नहीं होता है। आगे देखते हैं कि 12 खड़ी में जो कुल वर्ण रूप होते हैं वह 372 प्लस ढ ढ के रूप में 24, इस तरह से कुल 396 होते हैं 12 खड़ी जो कुल वर्ण होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह पूछा भी जाएगा कि जो 12 खड़ी में इसके कुल वर्ण रूप कितने होते हैं, तो 396 होते हैं। 372 और ड ढ को मिलाकर इस तरह से 24 इसके रूप बनते हैं और ये कुल 396 इसके वर्ण रूप होते हैं 12 खड़ी में। आगे देखते हैं कि इसी के आधार पर जो स्वर की विभिन्न मात्राओं का प्रयोग भी होता है, यानी 12 खड़ी को मिलाकर के ही विभिन्न मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कि जो री स्वर है, यानी री से ऋषि वाला जो स्वर है यह इसकी जो मात्रा है वो 12 खड़ी में प्रयोग नहीं होती। तो जो स्वर में री आता है ये इसका प्रयोग 12 खड़ी में प्रयोग नहीं होता, और व्यंजन में जो अंग और इया होता है इसका भी जो है प्रयोग 12 खड़ी में नहीं होता है। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अब हम देखेंगे जो व्यंजन, द्वित्व व्यंजन या फिर युग्मक ध्वनियाँ। इसको हम जानते हैं कि व्यंजन, द्वित्व या द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनियाँ तीनों एक ही का नाम है। तो ये क्या होता है, तो जो द्वित्व व्यंजन होता है ये एक वर्ड का ही अपने ही वर्ड के साथ जो पुनः आए उसी को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग साथ साथ हो, जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग एक साथ चलता हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है कच्चा, सज्जन, पक्का, तो ये सब क्या है, ये साथ साथ प्रयोग। जैसे च चल रहा है तो जो व्यंजन है एक साथ चल रहे हैं। सज्जन में भी जो आधा ज है पूरा ज है एक ही व्यंजन है। पक्का में भी जो है एक ही व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। ये क्या हो गया, द्वित्व व्यंजन हुआ या फिर युग्मक ध्वनियाँ हुई। आगे देखते हैं संयुक्त ध्वनियाँ क्या होता है। तो संयुक्त ध्वनियाँ किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियों का परस्पर मिलन हो तथा एक स्वर के सहारे ही उनका उच्चारण किया जाए उसको हम संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो दो या दो से अधिक व्यंजन संयुक्त रूप से स्वर के सहारे ही बोला जाए, यानी दो या दो से अधिक व्यंजन आए और संयुक्त रूप से किसके सहारे बोला जाए, तो स्वर के सहारे बोला जाए, उसे संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। तो जैसे दिया है प्रारब्ध, क्लांत, म्लान। तो इसमें जो उदाहरण में आप देख सकते हैं कि प्रारब्ध में जो स्वर है वो क्या है, अ का साउंड निकल रहा है, अ की ध्वनि निकल रही है। क्लांत में है जो आ की साउंड निकल रही है, यानी स्वर होना जरूरी है। और म्लान में इसमें जो है व्यंजन कई हैं लेकिन स्वर एक होना इसमें निश्चित है। तो ये सब क्या हो गया, तो संयुक्त ध्वनियाँ हो गई। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे संपृक्त ध्वनियाँ क्या होती है। तो संपृक्त ध्वनियाँ जब ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो तो उसे संपृक्त ध्वनियाँ कहते हैं। यानी एक ही ध्वनि का दो व्यंजनों के साथ संयुक्त रूप से हो, यानी एक ध्वनि और व्यंजन जो है संयुक्त रूप से हो तो क्या हो जाती है, संपृक्त ध्वनियाँ। तो जैसे ध्वनि इसमें उदाहरण में देखेंगे संबल, चंबल। तो इसमें उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जो संबल में जो साउंड है, ध्वनि निकल रहा है वो एक ही साउंड निकल रहा है, एक ही, लेकिन व्यंजन कई हैं, इसमें संयुक्त रूप से व्यंजन है। जैसे स व्यंजन हुआ, म व्यंजन हुआ, ब व्यंजन हुआ, ल व्यंजन। इसमें जो व्यंजन है वो कई है लेकिन जो साउंड निकल रहा है, ध्वनि निकल रहा है वो केवल एक ही निकल रहा है, तो वो क्या हो जाता है, संपृक्त ध्वनियाँ। तो हमने जाना कि संपृक्त ध्वनियाँ क्या होती है, संयुक्त ध्वनियाँ क्या होती है और द्वित्व व्यंजन क्या होता है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे, वर्ण विचार का जो ये टॉपिक खत्म हुआ और जो इसका जो भी आगे का टॉपिक होगा हिंदी इंपॉर्टेंट की में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।